तो हुआ ऐसे कि आज से 4 साल पहले जब मैंने अपनी आईएलटीएस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरे बैंड रह गए 5.5। इंस्टीट्यूट में पूरे 3 मंथ लगाने के बाद भी 5.5 बैंड रहे। तो इंस्टीट्यूट वालों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हर एक बच्चे के फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आते, दोबारा देना। 2 मंथ लगाए, स्कोर आया 6, रिक्वायरमेंट थी 6.5। मैंने क्या किया, सेकेंड अटेम्प्ट के बाद इंस्टीट्यूट ही छोड़ दिया और बैठ गया घर में। और पूरे 1 मंथ बाद अपनी स्ट्रेटजीज के साथ खुद पढ़कर एग्जाम दिया और बैंड लिए पूरे 8। तो ऐसा क्या किया मैंने, तो वो जो मेरी सारी स्ट्रेटजीज थी उसको मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, स्टेप 1, 2, 3 एंड 4। और ये चीज आपको कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बताने जा रहा जो मैं चीज आपको आज बताने जा रहा हूं। और मैं आपको वादा करता हूं अगर आपने ये चारों स्टेप फॉलो कर लिए, आप अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दोगे। और बहुत ही ज्यादा इजी चीजें हैं, ठीक है। तो वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना, एंड तक आपके लिए जरूरी रहेंगी। अगर आप आईएलटीएस के लिए सीरियस हैं तो इनको एंड तक देखना, अगर नहीं है तो अभी आप वीडियो छोड़कर जा सकते हो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो रहता क्या है भी, जब भी कोई बच्चा कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है तो उसके माइंड में, जैसे मान लीजिए पहले दिन गया, क्या रहता है भी, इंस्टीट्यूट वाले जाते ही आपको कुछ चीजें मटेरियल प्रोवाइड करवा देते हैं। चलो आईएलटीएस असाइनमेंट तो अलग चीज है, रीडिंग और आपके राइटिंग के या आपके लिसनिंग के, लेकिन उसके साथ साथ वो आपको एक चीज और देते हैं जिसको आप बोलते हैं टेम्पलेट्स, जिसको बोलते हैं टेम्पलेट्स। देखो, ये चीज सबसे खतरनाक है, ये चीज को आपने करना है अवॉइड। तो मेरा पहला स्टेप नंबर फर्स्ट यही है, अवॉइड टेम्पलेट्स। अब बच्चों ने आइल्स करनी है, एग्जाम खत्म हुए हैं, बहुत से 12th वाले बच्चे आइल्स के लिए जाएंगे और उनको ये चीज देखने को मिलेगी आपके स्पेशली इन राइटिंग एंड आपके जो स्पीकिंग के मॉड्यूल में। अब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरा जो ज्यादातर स्कोर लैग कर रहा था वो राइटिंग में लैग कर रहा था। क्यों कर रहा था मुझे नहीं था पता, तो मैंने ये चीजें यूज कर रहा था, 9 बैंड टेम्पलेट्स, जो आपकी राइटिंग को, आपके कंटेंट को, आपकी थिंकिंग को, आपके एरिया को, जो आप सोचते उसको बिल्कुल लिमिट में कर देता है। इसके बाहर आप सोच ही नहीं पाते। ये चीजें आपको बस एक लगा लो बाउंड्री के अराउंड ही घुमाती रहती हैं। और ये चीज आईडीपी ने सख्त मना किया है और ये चीज आपको इंस्टीट्यूट वाले नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर टेम्पलेट आप यूज नहीं करोगे तो इंस्टीट्यूट वालों को ज्यादा आप पे ध्यान देना पड़ेगा, उनको एक एक चीज समझानी पड़ेगी। अब टेम्पलेट्स में सब कुछ लिखा हुआ होता है, आपने सिर्फ उनके जो फिलअप ही भरने होते हैं, है ना, भी टॉपिक है, टॉपिक के हिसाब से भर दो। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आईडीपी ने सख्त मना किया हुआ है। आईडीपी की वेबसाइट पे जाओ, या फिर आप एक राइटिंग का बैंड डिस्क्रिप्टर होता है उसको ओपन करो, उसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है अगर आपने मेमोराइज चीजें लिखी। क्यों? ये टेम्पलेट क्या होते हैं? रट्टाफिकेशन, मेमोराइज कंटेंट होता है, बच्चे इसको याद करते हैं और इसमें जो टॉपिक होता है भर के आ जाते हैं। तो जो चीज याद करके रट्टाफिकेशन होती है उसको बोलते हैं मेमोराइज कंटेंट। बैंड डिस्क्रिप्टर खोलो, नीचे 0 बैंड पे देख लेना, टास्क रिस्पॉन्स में साफ लिखा हुआ है, अभी 0 बैंड मिलेंगे जो बच्चा मेमोराइज्ड कंटेंट लिखेगा। तो इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करना है आपने, और यही गलती मैं कर रहा था अपने पहले दोनों अटेम्प्ट्स में। मैं अपना तो कुछ लिख ही नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ टेम्पलेट ही लिख रहा था। और इससे पता क्या चला, तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट में क्या किया, मैंने बिल्कुल कांटा मार दिया टेम्पलेट पे। और जो चीज मेरे माइंड में आती गई, स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है भी, मान लीजिए टास्क 2 आ गया, आपने इंट्रो लिखनी है, BP1, BP2 और लास्ट में कंक्लूजन। स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इन स्ट्रक्चर में चीजें जो लिखनी है वो खुद की लिखनी है, जो आपके माइंड में है। इंट्रो में क्या लिखना है? इंट्रो में बच्चों को यह सिखाया जाता है, टास्क 2 में, टास्क 2 की बात कर रहा हूं। इंट्रो में बच्चों को सिखाया जाता है भी, इंट्रो स्टार्ट करने से पहले जनरल लाइन लिखो, पैराफ्रेजिंग करो, देन आप एक आपकी थीसिस होती है वो भी रट्टाफिकेशन वाली, वो लिखो। ये जनरल लाइन भी आपकी मेमोराइज कंटेंट में आ गई, क्योंकि याद की होती है। भी टेक्नोलॉजी पे आ जाए, ये एनवायरनमेंट पे आ जाए, ये बिल्कुल गलत है। ये आपके पहली इंट्रो में ही आपका इंप्रेशन डाउन कर देती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, और इंट्रो में ही पहली जनरल लाइन लिख दोगे, उसने कह देना रट्टाफिकेशन आ गई।
ठीक है। उसके बाद ये जो, ठीक है, पैराफ्रेजिंग कर दिया आपने, कोई बच्चे कोई दिक्कत नहीं करते हैं, लेकिन पैराफ्रेजिंग में भी बहुत सी मिस्टेक्स हैं। बच्चों को सिखाया जाता है भी एक एक वर्ड की पैराफ्रेजिंग करो। पैराफ्रेजिंग के चक्कर में बच्चे बहुत ज्यादा वोकैबुलरी याद करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी। बिल्कुल गलत है, ऐसा आईडीपी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है पैराफ्रेजिंग का मतलब है अगर आप एक से दो वर्ड्स को भी पैराफ्रेज करते हो तो वो आपकी पैराफ्रेजिंग में काउंट होगी। आप आईडीपी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो पैराफ्रेजिंग में हर एक चीज को पैराफ्रेज नहीं करना। बच्चे गूगल करते हैं मान लीजिए किसी वर्ड का, और वहां पे बहुत से सिनोनिम्स आ जाते हैं। देखो हर एक सिनोनिम आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट उसका सेम मीनिंग नहीं रहता। बच्चे याद तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है टॉपिक के अकॉर्डिंग उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल पाता, गलत हो जाता है, आपका टास्क रिस्पॉन्स इंट्रो में ही चला जाएगा। तो गलत लिखने से अच्छा है रिपीट कर दो, लेकिन गलत नहीं लिखना। ठीक है। उसके बाद ये जो थीसिस बच्चों को याद करवाई होती है, अगर रीजन सोल्यूशन वाली आ जाए, दिस ऐसे विल गोइंग टू एक्सप्लेन रीजन एंड सोल्यूशन अपकमिंग पैराग्राफ इन अपकमिंग पैराग्राफ, ऐसे वाली बिल्कुल गलत है। तो ये आपका रट्टाफिकेशन है सारी की सारी, ऐसा मत करो। ठीक है। आप अपने हमारे ऐसे देख सकते हो, मैंने एक इंस्ट्रक्टर से बात की थी, यूएसए के इंस्ट्रक्टर हैं वो, मैंने उनको ईमेल करी थी, वो राइटिंग को चेक भी करते रहे आईडीपी के। ठीक है। आईडीपी में वो राइटिंग्स को चेक करते रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो इंट्रो लिखते हैं ना, इंट्रो हमें जेन्युइन चीज चाहिए। इंट्रो में जस्ट वो कह रहे हैं सिर्फ दो चीजें ऐड होनी चाहिए, पैराफ्रेजिंग तो है ही है, और वो भी बिल्कुल नॉर्मल सी पैराफ्रेजिंग, प्लस आपने जो दूसरी चीज देनी है वो है आंसर टू द क्वेश्चन। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना, व्हाट आर द रीजन एंड सॉल्यूशन, तो उसको बता के जाओ, द रीजन आर दिस एंड दिस एंड द सॉल्यूशन आर दिस एंड दिस। बस यही दो चीजें आपने इंट्रो में ऐड करनी है। क्यों? पैराफ्रेजिंग तो करनी है, और सेकंड चीज मैंने आंसर दिया, इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लाइन है। हमारी वीडियोस पढ़ी हैं भी, एक एग्जैक्ट उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्टर ने ही मुझे एक 9 बैंड का सैंपल भेजा था, तो वो चीजें मैंने इन्वॉल्व करके एक बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं। आपको टास्क 2 की वीडियोस प्रॉपर मिल जाएंगी चैनल पे, आप देख लेना। तो आपने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले टेम्पलेट्स को अवॉइड करना है। ये चीज का मैंने आपको बता दिया क्यों आईडीपी ने मना किया हुआ है, यही मैं गलती कर रहा था, आप ये गलती मत करना। बी जेन्युइन। ठीक है। एक चीज याद रखना, बी जेन्युइन। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड राइटिंग और स्पीकिंग में ये आपका एक लगा लो एक रामबाण है आपके लिए, इजी टू अंडरस्टैंड। वही चीज लिखो जो आगे जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसके लिए समझनी आसान है। जो चीज उसके लिए समझनी आसान है आपके लिए लिखनी भी आसान है। जितनी इजी टू अंडरस्टैंड चीजें लिखोगे उतने ज्यादा बैंड है। 100% एक्यूरेसी के साथ कह रहा हूं। बहुत से बच्चों ने आइल्स कर ली है इंस्टीट्यूट से, सबका एक एक्सपीरियंस है, और यही चीज पे बेस्ड उनके बैंड आए हैं। जो चाहे किसी बच्चे का 3rd था चाहे 4th था, किसी भी इंस्टीट्यूट से फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर बैंड निकले हैं तो इसी के कारण लिखने हैं। वो बच्चे नॉर्मल चीजें लिखते हैं जो एग्जामिनर के लिए लिखनी पढ़नी आसान है, समझनी आसान है। सेम चीज स्पीकिंग में, स्पीकिंग में बच्चे याद तो बहुत बड़ी बड़ी वोकैबुलरी कर लेते हैं, जब बोलते हैं नहीं बोल पाते। गलत चीज है वो, नहीं बोल पाते। जब आप नहीं बोल पाते तो आपकी फ्लो जो है, आपकी फ्लुएंसी है वो डाउन आएगी, सामने जो पर्सन है उसको भी समझ नहीं आएगी। तो इजी टू अंडरस्टैंड वहां पे भी अप्लाई होता है, जो चीज आपके लिए बोलनी आसान है आगे पर्सन के लिए समझनी भी आसान है। तो ये चीज आपने सबसे पहला जो स्टेप है ये आपको पता चल गया, अवॉइड टेम्पलेट्स। तो जो भी रट्टाफिकेशन वाली चीजें नहीं लिखनी, नॉर्मल चीजें लिखनी है, इजी, और जो आपके लिए समझनी भी इजी है, सारी चीजें वैसे लिखनी है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसकी मेन लाइन है डू स्मार्ट वर्क rather than हार्ड वर्क। अब बच्चों को क्या रहता है अभी, रोज की रोज लिसनिंग्स करो, दो दो लिसनिंग्स करो, उनकी क्लासेस भी रीडिंग्स की दो दो तीन तीन रीडिंग्स करो, ऐसी लगती है। मैं कहता हूं भी ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन लाइक भेड़ चाल जरूरी थोड़ी है कि हाँ भी मान लीजिए एक बच्चे के बैंड आ गए, उसने मान लीजिए हर दिन 3 रीडिंग्स की। अब एक बच्चे के बैंड आ गए, अगर आपको ये लगता है कि आपको आपके बैंड भी उसी तरीके के साथ आएंगे तो आप बिल्कुल गलत हो। अगर एक के बैंड आ गए हैं
उसकी खुद की मेहनत से आए हैं, उसकी कोई स्ट्रेटजीज होंगी उसके द्वारा आए हैं, लेकिन आपके सेम तरीके से बैंड नहीं आएंगे। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही है भी ज्यादा रीडिंग्स, ज्यादा लिसनिंग्स, बहुत ज्यादा राइटिंग लिखने से बैंड कभी नहीं आएंगे। ठीक है, वो एक बेड़ चाल है। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए तो। पहले 2 अटेम्प्ट में मैं भी ये गलती करता था। 5 मंथ मैंने बहुत सी रीडिंग इतनी इतनी हर एक बच्चे के पास पढ़ी होंगी, कोई फायदा नहीं उन चीज का। ठीक है, अब स्मार्ट वर्क यहाँ पे क्या है, तो मैंने सबसे पहले हर एक चीज के बेसिक कंसेप्ट को समझा भी। अगर रीडिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो मैंने सबसे पहले रीडिंग्स ली, सबसे पहले उसको एनालाइज किया, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन टाइप्स हैं। जैसे आपके ट्रू फॉल्स आ गई, चाहे आप नोट की दूसरे लगा लो, ट्रू फॉल्स आ गए, यस नो आ गए, सेम चीज है। हेडिंग्स आ गई, मैचिंग्स आ गई, फिलअप्स आ गई, एमसीक्यूज आ गई। अब इसके बेसिक कंसेप्ट को समझा भी, कितने कितने क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके ट्रू फॉल्स 10 से 12 आ रहे हैं, हेडिंग्स आपकी 8 से 9 आ रही हैं, मैचिंग्स आपकी 6 7 से 8 आ रही हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपके 10 से 15 के बीच में आई जाती हैं, एमसीक्यूज जो आपके अराउंड 5 to 6 या 8 आ ही जाते हैं। मान लीजिए ये सारे मिला के 40 बनते हैं। तो मैं मोटा मोटा देखता हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है भी, कौन कौन सी चीजों को मैंने स्टार्टिंग में करना है, कौन सी चीजों को मैंने एंडिंग में करना है। अब मैं देखूंगा भी सबसे ज्यादा आसान मुझे फिलअप्स लगते हैं, मेरी एक्यूरेसी फिलअप्स में है, और फिलअप्स हमेशा रीडिंग में 10 से 15 आ रहे हैं। अगर मैं इतनी अच्छे से काम कर लूं भी, मेरा फिलअप गलत एक आधा ही हो, तो मैं आराम से अराउंड 13 मार्क्स यहां से ले सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरी ये देख लो, आपके ये ट्रू फॉल्स नोट गिवन भी 15 आते ही आते हैं, 12 से 13 तो आएंगे आएंगे। तो मैं देखता हूं भी अगर मैं इन 2 और 1 हेडिंग्स पे अच्छी पकड़ बना लूं, तो मेरा एमसीक्यूज और मेरा मैचिंग्स को थोड़ा सा कम टाइम देने से भी चल जाएगा। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाओ। या फिर एक चीज और बताता हूं जो मैंने अप्लाई की। मैंने क्या अप्लाई की, मैंने देखा भी 3 पैसेज है। पहले पैसेज में 1 से 13 क्वेश्चन, दूसरे में 13 से 26, और तीसरे में 27, 28 से 40। तो मैंने देखा भी पहले 2 पैसेज में ही 27 क्वेश्चंस हैं, मतलब 7 नंबर 6.5 सॉरी 6.5 बैंड का काम तो पहले 2 पैसेज में ही है। ठीक है, तो ये चीज आपने एनालाइज करनी है भी। अगर मैं पहले 2 पैसेज में भी अच्छे से काम करूं, तो मैं 27 में से एटलीस्ट 23 24 मार्क्स ले सकता हूं। मतलब 6 नंबर का काम मेरा पहले पैसेज में ही, पहले 2 पैसेजेस में ही हो जाएगा। और ये थर्ड पैसेज आपके लिए बोनस है, इसमें से जितने सही कर लोगे उतने ज्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, तो जब भी आपने काम क्या करना है, फर्स्ट पैसेज से लगना है। जब आपके 13 में से एटलीस्ट 10 सही होने शुरू हो जाएं, फिर आपने सेकंड पैसेज पे जाना है। जब आपके 27 में से 23 सही होने शुरू हो जाएं, देन थर्ड पैसेज में से जाना है। मैं कह रहा हूं 100% श्योर है, पूरी एक्यूरेसी के साथ आपका 30+ स्कोर आएगा अगर ऐसे स्मार्ट तरीके के साथ प्रिपरेशन करोगे। ऐसा नहीं भी रीडिंग पकड़ाई, तीनों के तीनों कर लिए, 40 में से नंबर आ रहे हैं 12, रोज की रोज सेम चल रहा है। अब अगर किसी का रोज 40 में से 12 स्कोर आ रहा है, 1 महीने के बाद भी उसके 20 ही हुआ है, तो आपका कोई ग्रोथ तो नहीं ना हुई। ऐसे करके देखना, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। सारे बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। जब आपको पता ही चल गया 10 में से मेरे 13 में से 10 आने शुरू हो गए, 26 में से मेरे 23 आने शुरू हो गए, तो ऐसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। सेम वे के साथ ही मैं आपको लिसनिंग का बताऊंगा। लिसनिंग में भी आपने यही स्ट्रेटजी अपनानी है। पहले आपने क्वेश्चन टाइप्स देख लेने हैं, अभी कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देन आपको फॉलो करना है सेम स्ट्रक्चर ही। पहले मैं करूंगा पहले 10 क्वेश्चंस ही, फिलअप्स में से जब मेरे 8 सही होने शुरू हो जाएंगे, देन मैं सेकंड सेक्शन पे जाऊंगा। देन ऐसे करते करते आपने 4 पैसेज जो हैं आपके कंप्लीट करने हैं। मान के चलो भी पहले 1 मंथ में आपने 4th सेक्शन पे
आप लगभग 20 से 25 दिन बाद पहुंचोगे अगर आप ऐसे करोगे। तो एक मंथ बाद जो आपकी ग्रोथ देखना कितनी अच्छी हो जाती है, एक जो इंस्टीट्यूट वाले तरीके से, एक इस तरीके से देखना, और आपके स्कोर को कंपेयर कर लेना एक मंथ बाद, पूरे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो क्या करना है, आपने स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। सेम आपने स्पीकिंग में भी स्ट्रेटजी अपनानी है। एक बार अपना फ्लो बनाओ जस्ट इंट्रो में, क्यू कार्ड को रखो एक बार साइड पे, फ्लो बनाओ सिर्फ इंट्रो में, पहले 15-20 दिन आप फ्लो बनाओ, देन क्यू कार्ड पे आओ, क्यू कार्ड को जस्ट रीड किया करो एक बार, सिर्फ रीड करना है। देन धीरे धीरे ट्राई करना है, 30 मिनट्स बोलोगे, 45 मिनट्स बोलोगे, 1 मिनट, धीरे धीरे टाइम ऊपर जाएगा, 2 मिनट, और 1 मंथ 1.5 मंथ बाद ऐसा टाइम भी आएगा आप 2 मिनट से क्रॉस भी करोगे 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, ये चीज को आप अपना लो। अब आते हैं आपके थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में मैं आपको एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं भी, स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है डू लेस बट डू क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, या फिर आप एक और, मेरे पास 2 नेम थे स्टेप के। स्टेप नंबर 3, मेक योर ऑन स्ट्रेटजीज। मैं कह रहा हूं भी मुझे रीडिंग में इंस्टीट्यूट वालों ने कई तरीके बताए, मेरे कोई काम नहीं आया। लिसनिंग में बहुत टिप्स दी, कोई काम नहीं आया। राइटिंग में बहुत टिप दी, कोई काम नहीं आया। काम क्या चीजें आई, जब मैंने खुद बैठ के अपनी स्ट्रेटजीज बनाई भी, मेरे सही कैसे आएंगे, मेरे सही कैसे आएंगे, किस तरीके से रीडिंग में 30+ जाऊं, कैसे जो लिसनिंग में 30+ जाऊं, कैसे राइटिंग में 7+ स्कोर करूं। तो मैंने खुद अपनी स्ट्रेटजीज बनाई। हर बंदा अपनी स्ट्रेटजीज बना सकता है, उसको अपना जोन पता होता है। तो मैं अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हुई मैं आपको अभी बताऊंगा, अगर आपके काम आई। 80+ स्टूडेंट ऐसे हैं, 80% से प्लस, जिनके ये चीजें बहुत काम आई हैं। आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ, हर चीज को डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ट्रू फॉल्स है, मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रू फॉल्स आ गया। फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफ चाइना did agriculture of wheat in 19th century। मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रू फॉल्स नोट गिवन आ गया। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई, भी मुझे कंफ्यूजन हो रही है फॉल्स और नोट गिवन में हमेशा। ट्रू का तो मुझे पता चल रहा है, ज्यादातर बच्चों की यही है। तो मैंने एक तरीका बनाया, मैंने ट्रू फॉल्स, हर एक ट्रू फॉल्स में ये चीज आती है, 3 पार्ट्स में बांटना शुरू कर दिया। एक तो बात हो रही है यहाँ पे चाइना के लोगों की, और दूसरी हो रही है एग्रीकल्चर और वीट की, और तीसरी हो रही है 19th सेंचुरी की। मतलब हर एक आपका ट्रू फॉल्स ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने देखा, तो मैंने क्या देखा अभी, जो अगर जब मैं पैसेज पे जाता हूँ, लोकेशन तो मिल ही जाती है सबको, हाँ भी कहाँ पे 19th सेंचुरी की बात हो रही है। तो जब मैं पैराग्राफ पे गया, अगर तो मुझे ये तीनों के तीनों पार्ट, चाइना की बात भी, वीट एग्रीकल्चर की, और 19th सेंचुरी की बात एक ही लाइन में मिली पैसेज के, मतलब फर्स्ट पार्ट भी अगर मुझे मिल गया तो ट्रू है, सेकंड पार्ट भी एक लाइन में मिल गया, थर्ड पार्ट भी एक लाइन में मिल गया, अगर तीनों मिल गए तो फाइनल आंसर आएगा ट्रू। अगर इन द केस तीनों में से एक भी पार्ट मुझे गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, मान लीजिए यहां लिखा है पीपल ऑफ चाइना, वहां होगा पीपल ऑफ जापान, मतलब फर्स्ट पार्ट की इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, लेकिन सेकंड और थर्ड पार्ट सेम है। अगर तीनों में से एक भी पार्ट की इंफॉर्मेशन गलत आ गई तो फाइनल आंसर आएगा फॉल्स। मान लीजिए चाइना हो लेकिन वीट की जगह पर राइस हो, तो ये सेकंड पार्ट की भी इंफॉर्मेशन गलत होगी। तीनों में से एक की भी गलत हुई तो फाइनल आंसर फॉल्स। सेम तरीके के साथ मान लीजिए वहां पे लिखा है भी लोग जो थे एग्रीकल्चर करते थे वीट की, लेकिन कब करते थे इसकी बात नहीं हुई, मतलब थर्ड पार्ट मिस है। तीनों में से अगर एक भी पार्ट मिस हो गया तो फाइनल आंसर आएगा नॉट गिवन। तो ऐसे मेरा फॉल्स और नॉट गिवन की जो कंफ्यूजन थी वो दूर होगी। अब मैं ये देखूंगा कि तीनों के तीनों पार्ट होंगे लेकिन इंफॉर्मेशन गलत होगी तो फॉल्स आएगा। अगर तीनों में से एक पार्ट भी मिस हो गया ना,
तो मुझे पता चल जाएगा अभी फर्स्ट पार्ट तो यार सेकंड थर्ड पार्ट तो है ही नहीं है, तो फाइनल आंसर नॉट गिवन। तो ऐसे मैंने स्ट्रेटजीज बनाई है। अब फिलअप्स की मैंने स्ट्रेटजीज बनाई रीडिंग में ही, मैं हमेशा जो फिलअप होता है उससे फर्स्ट वर्ड देख लेता हूं और वही वर्ड आपको पैसेज में मिलेगा। जैसे थोड़ा बहुत उसकी लाइक सिनोनिम हो सकता है, ठीक है, कई वर्ड्स ऐसे हैं जो एज इट इज ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इन, ऑन, दैट, है ना, इनटू, इनके सिनोनिम तो होते ही। मान लीजिए यहाँ पे इन है तो पैसेज में भी आप इन, लोकेशन पे, लोकेशन तो मिल ही जाती है, लोकेशन पे जाओ, इन लिखा होगा कहीं पे, इन के आगे वाला जो भी वर्ड है यहाँ पे लिख दो, आंसर वही होगा। अगर यहाँ पे कोई और चीज है तो उसका सिनोनिम मिलेगा। तो ये स्ट्रेटजीज मैंने बनाई, तो अपनी स्ट्रेटजीज बनाओ, आप स्ट्रेटजीज बनाओ, बहुत अच्छे से काम आएगा। लिसनिंग में भी मैंने स्ट्रेटजीज बनाई। लिसनिंग में मान लीजिए आपके फिलअप्स हैं, ठीक है, फिलअप्स, मान लीजिए फिलअप आ गया, ताजमहल वॉज बिल्ट बाय। तो मैंने क्या किया, जब भी मैं अपने को टाइम मिलता है लिसनिंग में तो मैं अपने इमेजिनरी आंसर्स क्रिएट करता हूं। तो यहाँ पे मैंने देखा भी ताजमहल वॉज बिल्ट बाय। अब ताजमहल यहाँ तो किसी शाहजहां जैसे उसका नाम आएगा, मतलब यहाँ तो एक पर्सन का नाम आएगा या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम आएगा। ताजमहल वॉज बिल्ट बाय मुगल्स, ताजमहल वॉज बिल्ट बाय इंडियंस। तो मुझे ये माइंड में आ गया भी यहाँ तो एक पर्सन का जब नाम आएगा या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम आएगा तब मेरा माइंड क्लिक करेगा। तो ऐसे एक इमेजिनरी आंसर जब भी आप तैयार करके रखोगे तो जो दूसरी चीजें हैं वो आपको ऑटोमेटिक अवॉइड हो जाएंगी। जब भी किसी एक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम आएगा मेरा माइंड ऐसे क्लिक करेगा और मैं आंसर लिख दूंगा। तो इमेजिनरी आंसर्स लेके चलना है, ठीक है। बाकी आप मुझे, मैं आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी हर एक स्ट्रेटजी की मेरे पूरे चैनल पे। अगर आपको नहीं मिली तो कमेंट कर देना, मैं उसी चीज पे आपको वीडियोस लेकर आ जाऊंगा। तो आपने ये चीज अप्लाई करनी है, मेक योर ओन स्ट्रेटजीज, ठीक है। ये था पार्ट नंबर 3। अब लास्ट एंड फाइनल, ओके, स्टेप नंबर 4 बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्ट है। हो सकता है ये आपको आइल्स से रिलेटेड ना लगे लेकिन एग्जाम को निकालने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये पार्ट। क्यों जरूरी है? क्योंकि आइल्स सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड टेस्ट नहीं है। अगर एक बंदे के पास हर एक चीज की नॉलेज है लेकिन जो बंदा मेंटली प्रिपेयर नहीं है ना आइल्स के लिए, वो बंदा कभी भी इसमें बैंड नहीं ले सकता, ठीक है। सो योर पॉजिटिव एटीट्यूड, मैंने यहाँ पे बहुत से बच्चे देखे हैं जो क्लासेस में स्कोर करते हैं 8-8, वहां पे जाकर 5.5 भी नहीं आते। ऐसे बच्चे देखे हैं जो यहाँ पे स्कोर करते हैं 5-5 बैंड, एग्जाम में 7-7 बैंड ले जाते हैं। क्यों? उनका पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ पे? ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल का मतलब है एट द डे ऑफ द एग्जाम, एट द डे ऑफ द एग्जाम। सो सिर्फ नॉलेज जरूरी नहीं है। मेरे से भी ये गलती हुई, पहले 2 अटेम्प्ट में भी मैं एग्जाम देने चला जाता था, वहां पे जाकर डर जाता था, स्पेशली इन स्पीकिंग। पता नहीं एग्जामिनर कैसे होंगे, पता नहीं कैसे हैं, ये है वो है। फिर मैंने जितने भी मेरे स्टूडेंट यहाँ से गए उनके लिए एक माहौल तैयार किया, उनके लिए एक माहौल तैयार किया कि सबसे पहले उनकी स्पीकिंग्स एक, जैसे एग्जामिनर स्पीकिंग लेता है ना, सिर्फ एक रूम में मैंने स्पीकिंग करवानी शुरू कर दी। पूरा डेस्क रखकर, पूरा कैमरा लगाकर स्पीकिंग लेनी शुरू कर दी ताकि उनके ऊपर थोड़ा सा एक ना प्रेशर बने, तो उनको वो माहौल थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में। देखो एक तो होता है सिंपल स्पीकिंग लेके चले जाओगे हो जाएगा, अगर आपके सामने कैमरा लगा होगा ना तो आपके माइंड में डर आएगा। तो वही सेम डर रहता है जब बच्चा एग्जामिनर के सामने एग्जाम में बैठा होता है। तो बच्चे को उस अकॉर्डिंग माहौल में लेकर आना एक टीचर का काम है। तो जब भी आइल्स करो तो इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मत चले जाना, अपने टीचर का एक्सपीरियंस देखना, अपने टीचर से क्वेश्चंस करना, अपने टीचर से पूछना इस चीज की स्ट्रेटजीज क्या आएगी। अगर एक चीज से समझ नहीं आ रही उसको कहो भी मुझे दूसरा बताए। अगर आपका टीचर ये सारी चीजें कर रहा है तो आप एक बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, एक बार एग्जाम में रह गए, अगर मैं उस टाइम छोड़ देता तो नहीं होता, सेकंड टाइम में रह गए अगर मैं छोड़ देता तो नहीं होता, थर्ड टाइम आया और स्कोर किया 8। तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेरे पास तब कोई अच्छा टीचर नहीं था जो मुझे ऐसे गाइड कर सके, मुझे पॉजिटिव कर सके।
जस्ट हमें इंस्टीट्यूट में रीडिंग लिसनिंग दी जाती थी, चेक की जाती थी, चले जाते थे, मॉक टेस्ट होता था, चले जाते थे, कोई नया नहीं, सेम तरीके के साथ चलता था। तो वहां पे कोई माहौल नहीं मिला अपने को, तो आपने खुद क्रिएट करना है, टीचर्स को कहना है कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर नहीं आ रहा, मेथड्स ट्राई करने हैं, लेकिन रहना है पॉजिटिव। ठीक है, तो एक अच्छा मेंटल और फिजिकली बच्चा अगर प्रिपेयर होगा तो ही वो कंप्लीटली 8 बैंड ले सकता है। अगर आप वहां पे जाके डर गए या फिर आपको कुछ पता नहीं चला, एक चीज और है, मैं आपको बताता हूं भी, जो आइल्स का एक फॉर्मूला है स्किपिंग। स्किपिंग एक बहुत अच्छी चीज है। मान लीजिए आप लिसनिंग कर रहे हो, एक क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, अगर आप उसी के बारे में सोचते रहे, आगे वाले 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे। रीडिंग है, एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, उसी पे अगर आप स्टक किए रहे, टाइम निकल जाएगा। जो भी चीज नहीं हो रही स्किप कर दो, एक बार स्किप कर दो, बाद में देखेंगे। सो किसी एक के चक्कर में आगे वाले 10 से 12 क्वेश्चन खराब नहीं करने। तो ये चीज आपने फॉलो करनी है कि एक के चक्कर में आगे वाली चीजों को खराब ना करते हुए स्किपिंग करनी है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, नई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, एक रह गया, 2 रह गए, 38 बाकी हैं, उन 38 पे फोकस करो। 38 में से भी अगर आप 30 प्लस ले गए तो 7 प्लस बैंड इजीली जाएंगे। ठीक है, चीजों को सोचो, टास्क 1 टास्क 2 को अच्छे से करो। बच्चे टास्क 2 पे फोकस करते हैं, टास्क 1 को इग्नोर करते हैं। मैं कहता हूं जिन बच्चों के 7 प्लस बैंड राइटिंग में जाते हैं, टास्क 1 के कारण जाते हैं। क्यों? अगर टास्क 1 एक ऐसी चीज है, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो 3 बैंड का होता है, 3 में से 2.5 बैंड मिलेंगे। 2.5 बैंड उसी बच्चे को मिलेगा जो टास्क 1 के फोकस करेगा। 2.5 यहां से आगे, उधर से 4 बैंड भी आ गए आपके 6 में से तो 6.5 है, अगर उधर से 4.5 आ गए तो 7 बैंड है। तो इन चीजों को अच्छे से एनालाइज करो, पॉजिटिव रो, स्कोर हमेशा आएगा। तो ऐसे ही मैंने किया था और ऐसे ही मेरा स्कोर आया है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय द वे, माय नेम इज नवदीप सिंह और जो मेरा मेन इंस्टीट्यूट है वो सिरसा में है। अगर कोई भी बच्चा सिरसा का ये वीडियो देख रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी ही किसी और सी बढ़िया सी और आपको मोटिवेट करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच अगेन।